हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी अपने इस फेवरेट टॉपिक को इंग्लिश में देख सकते हैं। क्या है मधुमेह या डायबिटीज? मधुमेह या शुगर की बीमारी, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, शुगर क्या है? ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। मधुमेह इंसुलिन के स्त्राव के कम होने या इंसुलिन की एक्टिविटी कम होने या दोनों प्रकार के होने में हो सकता है, होने से हो सकता है। यदि हम टाइप्स के बारे में बात करें तो मधुमेह या शुगर की बीमारी दो टाइप की हो सकती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। अब इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मली बहुत ही कम देखा गया है। टोटल डायबिटीज के केसेस में 5 से 10% लोग ही टाइप 1 डायबिटीज से ग्रस्त होते हैं। टाइप 1 एक एक्यूट डायबिटीज है जो आमतौर पर 30 वर्ष की आयु से पहले होता है, इसलिए इसके को कई बार हम किशोर मधुमेह यानी छोटे बच्चों का डायबिटीज भी कह सकते हैं। और इसमें दूसरे इसका जो नाम है एक IDDM भी है, मींस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि इसमें इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं रोगी पूरी लाइफ के लिए। DKA एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस से ही जुड़ा होता है। तो इस प्रकार हम टाइप 1 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं टाइप 2 से। टाइप 2 क्या है? अच्छा, पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं टाइप 1 के। टाइप 1 बेसिकली जो हमारा पेंक्रियाज ग्लैंड है जहां से इंसुलिन सीक्रेट होता है। आपको पता है इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पेंक्रियाज में होती हैं वहां से सीक्रेट होता है। वो जो सेल्स हैं वो किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है, उससे डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। इन कोशिकाओं के नष्ट होने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे आनुवंशिक हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो बेसिकली बीटा सेल्स नष्ट हुई तो इंसुलिन का उत्पादन कम हो गया और उससे शुगर लेवल बढ़ गया, तो ये टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज को यदि हम देखें तो टाइप 1 की तुलना में बहुत ज्यादा इसके केसेस होते हैं। टोटल जो डायबिटीज के रोगी हैं उनमें 90 से 95% टाइप 2 से ग्रस्त होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो किसी को भी प्रभावित कर सकता है, बट नॉर्मली देखा गया है कि जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं उनको डायबिटीज टाइप 2 देखा गया है। यह क्रोनिक और स्लो प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे डेवलप होता है। नॉर्मली कई बार तो अनडिटेक्टेड ही रहता है, पता भी नहीं चलता कि वो आदमी या औरत शुगर से ग्रस्त है। आमतौर पर DKA जो कॉम्प्लिकेशन है वो टाइप 2 में नहीं होती है। तो टाइप 2 के पॉजिटिव फैक्टर क्या हैं? टाइप 2 इंसुलिन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। इंसुलिन प्रोडक्शन तो नॉर्मल रह सकता है, नॉर्मल होता है, बट जो उसकी एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है। इंसुलिन के प्रति हमारी सेल्स या जो टिश्यूज हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, पूरा एक्टिव नहीं हो पाते उस इंसुलिन के रेस्पॉन्स में, यानी रेस्पॉन्सिव नहीं होते। ठीक है, टाइप 2 मधुमेह में इंसुलिन के प्रति जो इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाती हैं, जिससे वो जितनी शुगर लेवल उसको कम करनी चाहिए नॉर्मली वो नहीं कर पाता है और शुगर लेवल ऊपर ही रहती है। ठीक है, और यह है यकृत द्वारा ग्लूकोज रिलीज को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है और इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या लक्षण क्या होंगे? किसी भी टाइप की डायबिटीज हो, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, दोनों में सेम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उत्पन्न होते हैं, सेम लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि लक्षण डिपेंड करते हैं शुगर लेवल पर, और शुगर लेवल दोनों में ही इंक्रीज होता है, तो इसलिए लक्षण सेम होंगे। मुख्य जो जिसको हम कहते हैं कार्डिनल साइन या टिपिकल साइन, वो है 3P। पॉलीडिप्सिया जिसमें प्यास ज्यादा लगती है, पॉलीयूरिया पेशाब ज्यादा आता है, और पॉलीफेजिया मतलब भूख ज्यादा लगती है। इसके अलावा जो लक्षण हो सकते हैं वो हो सकते हैं थकान या कमजोरी, हर समय थका थका सा रहना, अचानक विजन में चेंज हो जाना, हाथों या पैरों में सुन्नपन आ सकता है, झंझनाहट होती है, त्वचा ड्राई हो जाती है,
त्वचा में ऐसे घाव जो बहुत ही धीरे धीरे भरते हैं या भरते ही नहीं हैं, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, तो ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डायबिटीज के। यदि ये लक्षण उत्पन्न होते हैं तो डायग्नोसिस जांच करवानी चाहिए। जांच में क्या होगा, एक तो प्रॉपर फिजिशियन आपकी हिस्ट्री लेगा, ठीक है ना, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से यदि ये सारे लक्षण जो हमने अभी डिस्कस किए ये हैं तो फिर टेस्ट करवा सकते हैं। तो टेस्ट में मुख्य है कि ब्लड जो शुगर लेवल है उसकी जांच होती है। तो 3 टाइप की जांच इसमें मेनली करवाते हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग यानी खाना खाने से पहले सुबह खाली पेट, रैंडम शुगर कभी भी करवा लिया, और खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो इसमें फास्टिंग और पीपी जो ये खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला टेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे कंफर्म कर लेता है डॉक्टर कि आपको डायबिटीज है। फिर टाइप 1 और टाइप 2 के लिए फिर आगे हायर टेस्ट किए जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए जो डायबिटीज का मेन ट्रीटमेंट, क्योंकि लंबी चलने वाली बीमारियां हैं तो एक उद्देश्य लेके चलते हैं कि क्या हमें ट्रीटमेंट से प्राप्त होना चाहिए। तो मेन गोल इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाए और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोका जाए, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस तक नहीं पहुंचे। तो डायबिटीज मेलाइटिस के प्रबंधन के मुख्य 5 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एक होता है निगरानी या मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशन या पोषण चिकित्सा जिसको बोलेंगे, व्यायाम और शिक्षा। इन 5 एक्टिविटीज से हम ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रख सकते हैं एक डायबिटिक रोगी का। सबसे पहले हम देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी क्या होती है। फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए थोड़ा सा अलग अलग हो सकती है, बाकी चारों जो चीजें हैं वो सेम होंगी। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का इंजेक्शन जीवन भर लेना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया है तो बाहर से लेना ही पड़ेगा, और ये सबक्यूटेनियस नॉर्मली लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में मेडिसिन से काम चल जाता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो ब्लड शुगर को नॉर्मल रखती हैं। कभी कभी जरूरत के अनुसार इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है, बट वो लाइफ टाइम नहीं चलता है, बट जो मेडिसिन हैं वो लाइफ टाइम चलती है। इसके अलावा मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि आप जो रोगी है उसको ये सिखाया जाता है कि ब्लड शुगर को बार बार वो अपने आप चेक करते रहे, जिसे हम SMBG कहते हैं। SMBG मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। और इसके जो परिणाम आते हैं, जो टेस्ट के रिजल्ट जो आते हैं, उसके आधार पर ये सीखना कि कैसे ऑप्टिमम ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित किया जाए, ठीक है। ये एक उसको पूरी एक प्लानिंग लेनी पड़ती है फिजिशियन से कि कितना ब्लड शुगर हो तो क्या एक्टिविटी करनी है, क्या रेस्पॉन्स करना है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन थेरेपी, ठीक है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भोजन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कब भोजन लेना है, कितना लेना है, क्या खाना है क्या नहीं, इस प्रकार पूरी एक चार्ट प्लानिंग, मेनू प्लानिंग रेडी होना चाहिए। तो मधुमेह के पोषण प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि एक तो वजन को उचित बनाए रखना, वजन नहीं बढ़ने देना, कैलोरी नियंत्रण जो है, कैलोरी सेवन है उस पर नियंत्रण रखना, ब्लड के शुगर लेवल को बनाए रखना और हृदय रोगों को बचाना। इसके लिए लिपिड यानी फैट्स और ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल रखना। रोगी को चिकित्सक या आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किया हुआ आहार चार्ट का पालन करना चाहिए, सख्ती से पालन करना चाहिए। इसके अलावा आता है एक्सरसाइज, व्यायाम शरीर की जो मसल्स हैं उनके द्वारा ग्लूकोज की मात्रा के अपटेक को इंक्रीज करता है और इंसुलिन के प्रति कुछ सेंसिटिव या बनाता है ताकि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज जो है बताई जाती हैं, जिसमें रेजिस्टेंस प्रशिक्षण कह सकते हैं, जैसे वेट को उठाना। उससे क्या होता है कि मसल्स मजबूत बनती हैं और वो इवन रेस्टिंग फेज में भी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रखती है। बट ध्यान ये रखना है कि जो डायबिटीज वाले रोगी हैं वो अपना किसी कुशल फिजिशियन से व्यायाम कौन कौन से किस प्रकार करने हैं और कितने समय करने हैं वो एक पूरा शेड्यूल बनवाएं और उसी शेड्यूल के अनुसार एक निश्चित समय पर और उतनी ही मात्रा के व्यायाम करें ताकि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रह सके। उसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी पार्ट्स को वो कवर करती है डायबिटीज के, क्योंकि हर पॉइंट उसको सिखाना होता है। और मधुमेह आप सब जानते हैं कि क्रोनिक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जीवन भर उसके लिए
स्व प्रबंधन व्यवहार यानी सेल्फ मैनेज्ड बिहेवियर की जरूरत होती है। रोगी को मधुमेह के बारे में, ग्लूकोज की एसएमबीजी के बारे में, इंसुलिन खुद लेने के बारे में, आहार, व्यायाम, इन सब के बारे में और जटिलताओं की रोकथाम स्पेशली बुनियादी जानकारी की आवश्यकता होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से इवन राइटिंग में उसको देकर, चार्ट्स देकर सिखाया जाता है। अब हम आते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटीज वाले रोगी को हो सकती हैं और उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए। मुख्य रूप से दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है कॉम्प्लिकेशंस को। एक होती है एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस जो एकदम से होती हैं और एक होती है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन जो धीरे धीरे लंबे समय में जाकर डेवलप होती हैं। तो पहले है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। तो डायबिटीज मेलाइटस की जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, DKA और HHNS। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया। अब आप ये देखेंगे कि डायबिटीज में तो नॉर्मली शुगर ज्यादा होती है, तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया कहां से आ गया। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में, और ये तब हो सकता है जब इंसुलिन की मात्रा या तो गलती से ज्यादा लगा ली हो या मेडिसिन ज्यादा ले ली हो, समझ में नहीं आई हो, डॉक्टर ने एक टैबलेट लिखी हो, आपने 2 टैबलेट ले ली हो, तो एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया में रोगी चला जाएगा। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया कब कहेंगे, जब ब्लड शुगर लेवल 50 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है। जो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं उसमें उसके जो लक्षणों में होता है पसीना आना, कंपी होना, टेकिकार्डिया या पैल्पिटेशन होना, घबराहट होना और भूख ज्यादा लगना। मध्यम या जो मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया है उसमें हो सकता है कि एक तो कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो, हेडेक हो सकता है, भ्रम की स्थिति हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, होठ और जीभ की शून्यता हो सकती है, स्लर्ड स्पीच मतलब क्लियर नहीं बोल पाता रोगी, समझ नहीं आता कि वो बोल क्या रहा है, डिस्टर्ब्ड कोऑर्डिनेशन होता है, मसल्स का चलने में दिक्कत होती है, भावनात्मक चेंजेस हो सकते हैं, तर्कहीन या कॉम्बेटिव बिहेवियर हो जाता है, डबल विजन हो सकता है और रोगी यानी डिजीनेस हो सकती है। यदि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो उसमें डिस्टर्ब्ड बिहेवियर, फिट्स या सीजर्स आना, नींद से पैदा होने वाली कठिनाइयां कि जैसे लगता है कि बहुत समय से सोया नहीं हो, और अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया के प्रबंधन में रोगी को यदि वो अनकॉन्शियस है तो उसे ग्लूकोज की गोलियां दी जा सकती हैं इमीडिएटली, तो तुरंत शुगर लेवल सही होगा। अगर ये जो रोगी है वो अनकॉन्शियस हो गया है तो ऐसी स्थिति में उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना होता है, जहां पर ग्लूकेगोन 1 मिलीग्राम इंजेक्शन उसको दिया जाता है, IV फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया को खाने, इंसुलिन देने और व्यायाम करने के एक सुसंगत पैटर्न से, एक निश्चित सिस्टम से रोका जा सकता है। यदि आप SMBG के द्वारा शुगर चेक करके अपना इंसुलिन मैनेज करते हैं डॉक्टर के आदेश अनुसार, तो कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। फिर भी जो भी रोगी डायबिटीज वाले हैं उनको अपने साथ एक सिंपल शुगर का पैकेट लेकर हमेशा चलना चाहिए, ताकि जैसे ही माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो तुरंत वो उसका यूज कर सके और हाइपोग्लाइसीमिया को सही किया जा सके। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन इसमें आती है DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसमें नॉर्मली आपको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। DKA इंसुलिन का अपर्याप्त मिस्ड खुराक हो, यानी भूल गए हो इंसुलिन लेना तो हो सकता है, या नॉर्मल चल रहा है, इंसुलिन भी चल रहा है या जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है वो चल रहे हैं, बट फीवर के दौरान या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बीमारी चल रही हो, उस दौरान थोड़ा सा इंसुलिन मॉडिफाई करना पड़ता है, उसका मात्रा वो नहीं की, तो DKA हो सकता है। या डायबिटीज अनडायग्नोस्ड है, लंबे समय से रोगी को डायबिटीज है और पता नहीं चल रहा, या ट्रीटमेंट उसका नहीं किया गया, तो DKA हो सकता है। DKA के जो मुख्य क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकते हैं, और एसिडोसिस हो सकता है। DKA के मैनेजमेंट में हम मुख्य रूप से ब्लड शुगर लेवल को सही करने के अलावा निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट जो
इम्बैलेंस है उसे सही करने का प्रयास करते हैं और एसिडोसिस को ठीक करते हैं। निर्जलीकरण को सही करने के लिए आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं और जो कीटोन बॉडीज बनी हैं वो एसिडोसिस का काम करती हैं, उसके लिए इंसुलिन इन्फ्यूजन नॉर्मली दिया जाता है। तीसरा आता है HHNS, हाइपर ग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। ये एक गंभीर स्थिति है जिसमें सेंसोरियम चेंजेस होते हैं और कीटो एसिडोसिस के बिना ही हाइपर ऑस्मोलरिटी और हाइपर ग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लगातार हाइपर ग्लाइसीमिया रहने से ऑस्मोटिक डाइयूरेसिस होता है, यानी बहुत ज्यादा यूरिन बाहर निकलता है, जिसके फलस्वरूप डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। HHNS के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हाइपोटेंशन हो सकता है क्योंकि शुगर जो पानी है वो निकल गया है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, स्किन की टर्गर खत्म हो जाएगी, टेकिकार्डिया हो जाएगा और सेंसोरियम यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आने लग जाएंगी, दौरे फिट्स आ सकते हैं, हेमीपारेसिस हो सकता है और अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। HHNS का जो मैनेजमेंट है वो DKA की समान ही है, जिसमें आईवी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट को सही करना और इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। डायबिटीज के जो दीर्घकालीन जटिलताएं हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं: मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और न्यूरोपैथीज। पहले हम देख लेते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या है। मैक्रोवेस्कुलर मतलब जो बड़ी रक्तवाहिकाएं हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन, मध्य से बड़ी मध्य आकार की और जो बड़ी आकार की ब्लड वेसल्स हैं उनमें एक तो उनकी वॉल जो है वो कठोर हो जाती है, लचीली नहीं रहती और उसमें प्लाक भी जमने लग जाता है। उसके कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे हमने एथेरोस्क्लेरोसिस में पढ़ा था। यदि आप एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की जानकारी मिलेगी। तो सेम वो कंडीशन हो जाती है और इसमें सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CAD हो सकता है और पेरिफेरल सर्कुलेटरी डिजीज हो सकती है। और ये जो डायबिटीज के रोगी हैं उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो डायबिटीज वाले रोगी में अगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है तो हार्ट प्रॉब्लम हो जाएंगी, ब्रेन प्रॉब्लम हो जाएंगी ड्यू टू मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मतलब जो बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कठोर हो जाती है, मोटी हो जाती है और ब्लड प्रवाह में जो है ऑब्स्ट्रक्शंस आता है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम मुख्य रूप से देखी जाती है आईज में, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और किडनीज में, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो ये मुख्य माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है। उसके बाद आता है डायबिटिक न्यूरोपैथीज, जिसमें जो नर्व्स हैं हमारी उनको प्रॉब्लम आती है, उन्हें प्रॉब्लम आती है और लगभग हर प्रकार की जो नर्व्स हैं उनको इसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है मुख्य रूप से? जो हमारा सेंसोरियोमोटर पॉलीन्यूरोपैथी है, जिसमें सेंसरी नर्व्स और जो मोटर नर्व्स हैं वो प्रभावित होती हैं और ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी नर्व्स भी प्रभावित होती हैं। ये नॉर्मली ये हमने अभी देखा कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होगा कि दर्द और टेम्परेचर को सहन करने वाले यानी जो संवेदनाएं हैं, सेंसेशंस हैं, वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पेशली जो डायबिटिक फुट अल्सर होता है, पैरों में घाव बन जाते हैं, वो इसी कारण होते हैं क्योंकि रोगी को पता ही नहीं चलता कि कोई छोटा घाव हुआ है, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में शामिल किया गया है, जिसे हम फुट एंड लेग प्रॉब्लम इन डायबिटिक मेलाइटिस कहते हैं। और ये बहुत सारे लोगों में देखा जाता है जो लंबे समय से डायबिटीज से ग्रस्त हैं और प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं। तो मधुमेह वाले रोगियों में यदि देखा जाए तो 50 से 75% लॉन्ग टर्म केसेस में एम्पुटेशन करने पड़ते हैं, लोअर लेग के स्पेशली। और ये क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है कि उसको आगे इन्फेक्शन फैलने से बचाने के लिए एम्पुटेट करना पड़ता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस की एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में शामिल होते हैं डायबिटिक फुट अल्सर, जिसको बोलते हैं। डायबिटिक फुट अल्सर कैसे बनता है? इसकी एक निश्चित घटनाक्रम होता है कि सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू में कोई इंजरी होती है। और वो इंजरी क्यों होती है? सेंसेशन लॉस के कारण, न्यूरोपैथीज के कारण और
जो पैरों की जो अंगुलियां हैं उनके बीच में दरारें बन जाती हैं, फटने वो शुरू हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ये फट रहा है, और कैलस फॉर्मेशन हो जाता है। कैलस फॉर्मेशन क्या होता है कि स्किन जैसे एक जगह से कठोर सी हो जाती है, एब्रेशन टाइप हो जाते हैं, और धीरे धीरे उसमें सेंसेशन नहीं होने के कारण रोगी उसका ध्यान नहीं रखता है। क्योंकि नॉर्मली हम कब ध्यान रखते हैं, कब केयर करते हैं, जब दर्द होता है। दर्द नहीं होता तो चलो चल रहा है, ठीक है, उनको पता ही नहीं चलता। या जो सामने दिख नहीं रहा है, पीछे की तरफ है, पैर के पीछे, वहां पर यदि कोई घाव है तो वो दिखेगा नहीं, तो वो घाव बढ़ता जाएगा, तो इसे हम कहते हैं डायबिटिक फुट। यदि प्रॉपर केयर की जाए तो हम डायबिटिक फुट को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मोस्टली ऐसे घाव रोगी के पैरों पर मिलते हैं, और इसका मेन कारण होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें पैर असंवेदनशील होता है चोटों के प्रति या टेम्परेचर के प्रति। सामान्यतया हीटिंग पैड का उपयोग करने, या गर्म कंक्रीट पे नंगे पांव चलने, या नहाने के पानी को पैर से टच करके देखना कि कितना गर्म है। बहुत ज्यादा गर्म है पर पता ही नहीं चलेगा, फिर उससे नहा लिए तो स्किन लॉस हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, बर्न हो जाएगा। या नाखून काटने के दौरान घाव लग सकता है, पता भी नहीं चलेगा, खून आ रहा है, रोग नाखून काटे जा रहा है, क्योंकि सेंसेशन नहीं है। इसी प्रकार ऐसे जूते पहनना जो टाइट फिटिंग हो, या उसमें कोई कील निकली हुई हो, उनको पहन लिया, चले जा रहे हैं, तो उससे घाव हो सकता है। अब स्किन केयर या फुट केयर क्या की जाए कि ये घाव ना हो, इसे हम प्रिवेंशन कर सकें, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है ऐसे रोगियों को समझाने के लिए, हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, जो भी, चाहे वो कम्युनिटी में हो चाहे हॉस्पिटल में हो, सभी रोगियों को ये हेल्थ एजुकेशन दी जाए, उनको प्रॉपर सिखाया जाए कि कैसे आप फुट केयर, स्किन केयर कर सकते हैं। पैरों की उचित देखभाल सिखाना एक नर्सिंग इंटरवेंशन है जो मधुमेह के जो पैर के अल्सर हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकता है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि त्वचा की जो भी समस्याएं हैं उनकी जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए, और इसके लिए क्या करते हैं, डेली पैरों की त्वचा को असेस किया जाता है कि आज उनकी कंडीशन कैसी है, और ये रोगी को सिखाया जाता है, रोगी के परिवार वालों को सिखाया जाता है कि रोज चेक करना है। किसी भी प्रकार की रेडनेस, फफोले बनना, फिशर बनना, कैलस बनना, या छोटा अल्सर बनना, या त्वचा के तापमान में परिवर्तन, इन सब के डेवलपमेंट यदि हो रहा है तो उसके लिए जांच करनी है और तुरंत इलाज शुरू करना है यदि हो रहा है, ताकि वो गंभीर ना हो। रोगी को सिखाया जाता है कि प्रतिदिन अपने पैरों को खुद चेक करे, मिरर की सहायता से पीछे से चारों तरफ से चेक करे, और इस काम में, चेक करने में, वो अपने परिवार के सदस्यों की मदद भी ले सकता है, तो वो उसको सिखाया जाता है। इसी प्रकार जब भी रोगी डायबिटिक क्लिनिक में आता है या डायबिटिक हॉस्पिटल में आता है तो प्रॉपर एक न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या असेसमेंट उसका होना चाहिए, ताकि सेंसोरियम के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त की जा सके, और यदि डिक्रीज सेंसोरियम है तो रोगी को अलर्ट किया जा सके। रोगी और उसके परिवार के सदस्यों को पैरों की प्रिवेंटिव देखभाल के सभी पहलुओं के बारे में बताना चाहिए कि ये क्यों होता है, ठीक है, तभी वो इसको प्रॉपर केयर कर पाएंगे। और सिखाना है उनको डेमोन्स्ट्रेट करके कि कैसे रूटीनली बाथिंग करनी है, पैरों को क्लीन करना है, उन्हें सुखाना है, ड्राई रखना है, और पैरों को मॉइस्चराइज करना है, मालिश करनी है, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, और फिर रिटर्न डेमो के द्वारा भी डिस्चार्ज होने से पहले। और यदि ओपीडी में है तो भी सिखा सकते हैं, कम्युनिटी में है तो भी सिखा सकते हैं, होम विजिटिंग के दौरान। रोगी और परिवार के सदस्यों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है कि जब वॉशिंग कर रहे हैं या नहा रहे हैं या रोगी को नहला रहे हैं तो पैरों के जो अंगुलियां हैं उनके बीच में, पैरों की अंगुलियों के बीच में ध्यान रखें कि मॉइस्चर वहां हो, नमी वहां हो, अच्छी तरह ड्राई करें, क्योंकि नमी वहां रहेगी, छोटा सा भी यदि वहां पर फिशर है तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो नमी है वो बैक्टीरिया ग्रो करने में हेल्प करती है। रोगी को बंद, आगे से जो बंद होते हैं ऐसे जूते पहनने के लिए प्रेरित करें, और जो जूते अच्छी तरह फिट हों उसके लिए प्रेरित करने, क्योंकि यदि आगे से खुले रहेंगे तो चलने के दौरान उसके टोज में चोट लग सकती है और उसको पता भी नहीं चलेगा, और वो घाव धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। इसी प्रकार पैरों में जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए पैडिड भी कर सकते हैं, उन शूज को स्पेशल बनवा सकते हैं या उसमें कॉटन लगा सकते हैं।
रोगी को स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए कि जो हाई रिस्क बिहेवियर है उससे बचे। हाई रिस्क बिहेवियर क्या हो सकते हैं? ये नंगे पैर चलना, पैरों को हीटिंग पैड का यूज करना, पैरों में आगे से खुले वाले जूते पहनना या चप्पल पहनना, उनसे बचाना है। पैरों को लंबे समय तक पानी में रखना और कैलस को ऊपर से शेविंग करना, ये हाई रिस्क बिहेवियर है, इनसे बचें। नाखूनों को छोटा काटा जाए और काटने में मदद करें, ठीक है, और कोनों को सावधानी से फाइलिंग करें, गोल कर दें। ट्रॉमा से बचने के लिए रोगी को हर समय जूते और सॉक्स पहनने के लिए कहें, और रोगी को यह भी सिखाएं कि कैसे आप हर बार जूते पहनने से पहले सुनिश्चित करें कि उसके अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, या वो फिटिंग सही है, या अंदर से जो सरफेस है वो स्मूथ है, ठीक है ना, कोई टाइट नहीं होनी चाहिए, ये उसको सिखाएं। ब्लड सर्कुलेशन में सुधार के लिए रोगी को ये बताएं कि जब भी वो बैठे तो पैरों को ऊपर करके बैठे, चाहे वो 10 मिनट के लिए बैठ रहा है या 5 मिनट के लिए बैठ रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। और समय समय पर स्पेशली दिन में 2 या 3 बार 5 मिनट के लिए एंकल की जो एक्सरसाइज है वो की जानी चाहिए, उंगलियों को पैरों की हिलाना चाहिए ताकि उसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। इसी बार रोगी को यह भी समझाना है कि क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए, थोड़ी बहुत देर करके बैठा तो अलग बात है, लंबे समय तक क्रॉस लेग करके नहीं बैठना, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और जो हमारे पैरों के जो टिश्यूज हैं उनकी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन यदि कम होगा तो। इस प्रकार यदि हम रोगी को सिखाएंगे तो इन कॉम्प्लिकेशन से रोगी बच सकता है। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।